जय भीम। जय भारत। जय संविधान। और आज ये विशेष लाइव बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को लेके और देश दुनिया में रहने वाले बहुत सारे लोगों को संदेश के लिए मैं अपने लाइव को शुरू करते हुए समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ। महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, संत गाडगे जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, संत राम बी ए प्रजापति, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, बाबू श्री दयाल चौरसिया और मान्यवर काशी राम साहब को भी नमन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और देश के विभिन्न कोनों में बहुजन आंदोलन के लिए काम करने वाले सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज का जो लाइव है वो कुछ सच्चाइयां आप लोगों के सामने रखने के लिए कि आपको लोगों की सच्चाइयां पता लगे, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा तो लोग आपको भ्रमित करते रहेंगे। प्यारे साथियों, अभी अभी देश में भारत रत्न दिए गए नरसिम्हा राव जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, स्वामी रंगनाथन जी को, स्वामीनाथन जी को, उनसे पहले जननायक कपूरी ठाकुर जी को, लालकृष्ण आडवाणी जी को। ये इनमें ये सभी लोग, ज्यादा लोग इनमें से डिजर्व करते हैं भारत रत्न, लेकिन देना और नहीं देना ये सरकार के हाथ में। हमने कई और महापुरुषों के लिए भारत रत्न की मांग इसलिए कि समाज को जागृति मिलती रहे, समाज को जानकारी मिलती रहे, अपने महापुरुषों को ज्ञान मिलता रहे, जिसमें माननीय काशी राम साहब हैं। लंबे समय तक हम चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग उठाते रहे। सरकार ने वो देर से सुनी और अपने राजनीतिक लाभ और किस चीज में सुनी वो एक अलग बात है, लेकिन वो डिजर्व करते हैं। अभी बहुत सारे महापुरुष ऐसे जिनको भारत रत्न के जो को डिजर्व करते हैं, लेकिन अब उनको अभी नहीं मिला, जिनमें माननीय काशी राम साहब हैं, जिनमें संत राम बी प्रजापति हैं, जिनमें बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हैं, जिनमें महामना राम सुवर्मा है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनका योगदान है इस भारत को भारत बनाने में या भारत के हाशिए पे पड़े समाज को अपने पैरों पे खड़ा करने। आज का जो लाइव है, मैं मान्यवर काशीराम साहब को गुरु मानता हूँ। काशीराम साहब ने मांगना नहीं सिखाया, काशीराम साहब ने ताकत बना के छीनना सिखाया। उन्होंने हमेशा कहा कि आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, अभी हमारे लोग हाथ ऐसे सरकार दे दे। लेकिन ये सरकारों का चरित्र है जो आपको दिखाना पड़ता है कि सरकार मांगने पे भी नहीं देगी अगर सरकार उसको उससे कोई फायदा या अपना कोई मुनाफा नहीं दिख रहा। तो ये भारत रत्न का चरित्र है जो अभी मैंने आपके सामने रखा, जो सरकार देती है, जिस बिना पे देती है, जिस लिए देती है, उसके पीछे सरकार की जो मंशा है वो मंशा भी मैंने आपको बता दी। उसके साथ साथ
कई ऐसी चीजें हैं, जब मैं अपनी बात खत्म करूंगा तो आपको जानकारी होगी। हमारे दलित पिछड़े वर्ग और आदिवासी वर्ग के लोगों को, उनको झूठ और सच की जानकारी होगी, जो होनी बहुत जरूरी। आज देश में कई तरह के माहौल चल रहे हैं, हमें एक एक चीज पर नजर रखनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहला मुद्दा ईवीएम। ईवीएम से वोट की चोरी पे लगातार कार्य चल रहा है। अब ईवीएम को इस तरह समझिए कि पुराने समय में हमने जो कहानियां पढ़ी, राजा की जान एक तोते में होती। 400 पार 370 पार का नारा देने वाली सरकार की जान भी इस ईवीएम नाम के तोते में। और इस तोते को अगर हमने, इसका इलाज हमने कर दिया तोते का, तो राजा खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। इस तोते को कमजोर करने के लिए ये जिम्मेदारी हमें अपने कंधों पे उठानी पड़ेगी, अगर हम लोकतंत्र में को बचाना चाहते हैं, हम अगर संविधान को बचाना चाहते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी कह गए, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। ये सरकार आपकी परेशानियों का नहीं, आपकी वोट लेके, चुनावी समय में आपको हिंदू बता के आपके वोट लेके अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगी, अपने एजेंडों को पूरा करने के लिए लगी। आज भारत में जो राजनीति है, बहुजन राजनीति, उसका हालात आप उस हालात को अगर जायजा आप करेंगे तो आपको एहसास होगा। पहले स्कॉलरशिप आती थी, हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप आती थी, प्राइमरी स्कूल की स्कॉलरशिप आती थी। अब तो प्राइमरी स्कूल हमारे पढ़ने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बंद कर सरकार ने जियो कर दिया कि 40 से बच्चे जहां कम है उनको बंद कर दो स्कूलों को। और हो सकता है अगली बार जियो, जैसा कि मुझे जानकारी आ जाएगी, जहां 150 से बच्चे कम है उनको बंद कर दो। बेसिक सरकार हमें शिक्षा से दूर करना चाहती है। तो हमारे महापुरुषों ने हमें बताया कि शिक्षा एक हथियार। पुराने समय में तरक्की करने के लिए कई तरह के हथियार थे, लेकिन इस समय में तरक्की करने का सबसे पहला हथियार जो है वो शिक्षा। मैंने जैसे कहा कि सब चीजों पर नजर रखनी है, तो ईवीएम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ईवीएम पे हमें नजर रखनी बहुत जरूरी, और इसके लिए समय समय पे आंदोलन और आंदोलन में प्रतिभाग और सरकार को चेताना, और आंदोलन की ताकत से हम किसानों की तरह, क्योंकि कमजोर वर्ग के लोग और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, हम किसानों की तरह 13 महीने आंदोलन में एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन हम भी ये समझ लें, किसानों से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरह जब स्थिति हो जाती है करों मरों की, किसान एमएसपी गारंटी के लिए 13 महीने आंदोलन कर सकते हैं। देश का बहुजन समाज, जिनमें किसान भी आते हैं, जिसमें मजदूर भी आते हैं, वो भी इस ईवीएम से मुक्ति के लिए बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि पहले और अब में क्या फर्क, पहले पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था होती थी, हॉस्टल बनते थे, बजट में अलग से प्रावधान आता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब कहीं नहीं। अब जो पैसा आता भी उसको कहाँ लगा देता है कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने समझौते कर लिए, हमारी लीडरशिप ने बोलना बंद कर दिया। अब ये जिम्मेदारी हम उनके भरोसे ना छोड़। और देश भर में मैं धन्यवाद करूंगा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों का, जो सही सभी जगह पर पूरे देश में जहां जहां वो हैं, हर कदम पे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज वो, मैं दिल से धन्यवाद दूंगा उन साथियों का जो पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, जिसको मैंने ट्वीट करके बताया कि उसको पॉलिसी क्या है। पॉलिसी ये है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, कि आप हमारे चुनाव से में मदद करो और चुनाव के बाद हम सरकारी कंपनियों को बेच बेच के आपको देंगे। अब इसकी बहुत सारी परतें खुलेंगी तो आपको जानकारी होगी कि बहुत सारे लोगों को ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापों से डरा के, या बहुत सारे लोगों को उन पे छापे डाल के फिर समझौते करके उनसे पैसा लिया गया। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो इन्हीं की कंपनियां हैं, जिनमें ये अपना काला धन डालते हैं और फिर उनके जरिए फंड्स करा के जो है, आज भाजपा के पास सबसे ज्यादा पैसा, और वो चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाती। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में बना रहना चाहती। ये लोकतंत्र की हत्या, ये लोकतंत्र के साथ लूट है, डकैती। बाबा साहब अम्बेडकर इस पर चिंतित थे। उन्होंने जिस दिन संविधान सौंपा इस बात को कहा था कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रखना है, राजनीति में वन वोट वन वैल्यू। राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश में स्थापित सामाजिक गैर बराबरी, जो जाति के आधार पर, और आर्थिक गैर बराबरी, जब तक ये दूर नहीं होगी तो राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। अब इस बात को समझिए,
कि काबिलियत कितनी भी हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते। आप कितने पढ़े लिखे हो और आपका पैसा नहीं तो आप राजनीति नहीं कर सकते। और सरकारों ने एक षड्यंत्र के थ्रू, ताकतवर लोगों ने राज करने के लिए पैसे से कनेक्ट कर दिया राजनीति को। कोई भी चुनाव लड़ेगा, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इतने साधन संसाधन लगाने पड़ेंगे, इतना दिखावा करना पड़ेगा, इतना मीडिया में प्रचार करना पड़ेगा, ये सब चीजें कर दी जिससे कि कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ के आ ही ना सके। आज हमें सड़क पे जब हम अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हमें पेश करना पड़ता। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये है कि ये जो पूंजीपतियों ने जो पैसा दिया उसके एवज में सरकार ने उनको क्या दिया, ये एक तरह का गिव एंड टेक, कि आप हमें चुनाव में मदद करो, चुनाव के जरिए में पैसा खर्च करके हम सत्ता में आएंगे, और सत्ता के जरिए क्या क्या होता है आप महसूस करोगे। विधायक खरीदे जाते हैं, कई सरकारें गिराई जाती हैं, जैसा प्रयास झारखंड में किया गया, जैसा महाराष्ट्र में किया गया, जैसा प्रयास पहले तेलंगाना में किया गया, जैसा प्रयास मध्य प्रदेश में किया गया, जैसा प्रयास राजस्थान में किया गया, इस तरह के पूरे चीजें होती हैं, और दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़े जाते हैं। काशीराम साहब ने इस पे बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, ये धनतंत्र है। पैसे के दम पे आप महसूस करो कि लोकतंत्र के मूल्य क्या थे। लोकतंत्र के मूल्य थे कि जनता का द्वारा जनता का शासन, यानी कि जनता जिस तरह चाहेगी अब जनता का राज होगा। क्योंकि राजतंत्र में राजा महाराजा राज करते, उनकी औलादे राज करती थी, रानियां राज करती थी, लेकिन लोकतंत्र में गरीब आदमी, आम आदमी और देश की आवाम, जनता, वो राज करेगी। इसलिए इसको लोकतंत्र कहा गया। लेकिन कहाँ है सरकार? कोई कानून बनाती है, पूछती है क्या? आपने कानून बनाया किसानों के खिलाफ, पूछा क्या? आपने ड्राइवर के खिलाफ बनाया, आपने पूछा क्या? आपने व्यापारी के खिलाफ जीएसटी बनाया, आपने पूछा क्या? आपने नोटबंदी की, आपने पूछा क्या? और ये सब आपने तानाशाही में किया। ये देश राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, और प्रति व्यक्ति आय किसानों की 27 रुपए, और हम दुनिया में प्रति व्यक्ति आय का जो मानक है उसमें हम 132वें स्थान पे। 27 रुपए अगर किसान एक दिन में कमाता है तो आप महसूस कीजिए कि वो एक दिन में खर्च क्या करता हो। ये इस देश में किसानों की आमदनी। किसान सुसाइड करते हैं, किसान मुसीबत उठाते हैं, किसान हमारे लिए अन्न उगाते हैं, और उनको क्या मिलता है ये आपके सामने में रखना चाहते हैं। और यही हालत बेरोजगारी की, बेरोजगारी दर भी हमारे यहाँ बढ़ रही है। और कोई पेपर ऐसा नहीं है, मुझे आरओ के पेपर भी भेजा गया जो लीक हुआ, और आज यूपी पुलिस का पेपर था, और मुझसे कहा गया कि भैया ये देखना, ये भी लीक हो जाएगा। जो सरकार कागज सुरक्षित न रख पा रही, ये कोई धोखे से नहीं होता, ये षड्यंत्र है सरकारों अपने लोगों को आसानी से पेपर उपलब्ध करा के उनको कुर्सियों तक बिठाने का। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सब उनकी जानकारी में होता है, और अगर नहीं होता तो उनको कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसने दिया? जो पेपर को सुरक्षित न रख पा रहे हैं, यानी कि सिस्टम में भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं। एक और षड्यंत्र है जो हमारी एकता तोड़ने के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की एकता तोड़ने के लिए वो भी किया जा रहा है, और उनको भी ऐसे ही वादे किए जा रहे हैं। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, हम आपके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद, कि जैसे आपको लैंड किसानों को दिया गया, ऐसे आपको देने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको बहुत कुछ देंगे। आप सोचो जब इस देश में निजीकरण हो जाएगा, सरकारी सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, सब प्राइवेट हो जाएगा, तो आरक्षण का क्या फायदा होगा? और अभी लेटरल एंट्री से आईएएस बनाए जा रहे हैं। आप संविदा से, ठेकेदारी से सरकारी नौकरियां खत्म करके इस तरह का इंतजाम किया जा रहा है। फिर पेपर लीक करके, आरक्षण घोटाले करके 49 भर्ती के बच्चे बैठे हैं। ये हमारे दल पिछड़े वर्ग के नेताओं को देखना चाहिए कि किस तरह से संविधान का कत्ल हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। जो हमारा हक बैठता है वो भी नहीं दिया जा रहा है। ये सत्ता से दूर रहने का परिणाम। मेरे प्यारे भाइयों, में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत चंद्रशेखर आजाद खुद चुनाव लड़ रहा है। मैं देश में अपने साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि वो क्योंकि इस बात को कहने से पहले मैं इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा। काशीराम साहब कहते थे जिनका दल नहीं होता उन पे बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं। मैं एक और बार आपको पीछे लेके चलूंगा। यहाँ कांग्रेस थी, यहाँ अकाली दल थी, मुस्लिम लीग थी, सभी पार्टियों के होते बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी 3-3 पार्टियां क्यों बनाई? आपको सोचना चाहिए। स्वतंत्र
लेबर पार्टी, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और फिर आरपीआई बाबा साहब ने क्यों बनाई। इस बात को बताने के पीछे मेरा एक उद्देश्य आपको ये कि अगर सत्ता में बैठे लोग हमारे बारे में सोचते तो बाबा साहब को पार्टी नहीं बनानी पड़ती। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि दल बनाना क्यों जरूरी है और दल के जरिए क्या क्या हो सकता है। अब हम नगीना में तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे एक साथी नगीना के भी हमारे में आजाद समाज बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो बाहर से हमारे साथी है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमें ये लड़ाई जीतनी। इसलिए मैं सभी से आपसे कहूंगा, बहुत जल्द मैं एक अकाउंट नंबर भी जारी करूंगा जिसके जरिए आप उस चुनाव में सहारा देके इस आंदोलन को मजबूत कर सकते। काशीराम साहब कहते जो सहारा देगा विसारक देगा। मुझे किसी धन्ना से कॉर्पोरेट सेक्टर के किसी पूंजीपति का पैसा नहीं चाहिए जिसके इशारों पर हमें काम करना पड़े। हमें अपने गरीब, कमजोर, मेहनतकश मजदूर, किसान, नौजवान, बहने माए और कर्मचारी भाइयों से सहयोग की अपील है हमारी कि वो इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें, क्योंकि आज की राजनीति में बहुत पैसा खर्च होता है चुनाव। नगीना में मैं अपने साथियों से भी कहूंगा, देश भर के जो हमारे साथी वो भी कमर कसें और अपना समय देने के लिए नगीना आने के लिए तैयार रहे। नगीना की लड़ाई हम बड़ी मजबूती लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हम जीतेंगे, ऐसा भी मुझे भरोसा। क्योंकि नगीना से जो ताकत बनेगी, इस तानाशाही, इस निकम्मी, लुटेरी, भ्रष्टाचारी, जालिम हुकूमत के खिलाफ जो ताकत नगीना से बनेगी, उस ताकत के दम पे देश भर की आवाज आजाद समाज पार्टी बनने का काम करेगी। पूरे देश में जहां किसी कमजोर पे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार होगा, दादागिरी होगी, सताया जाएगा, उसकी आवाज उठाने के लिए आजाद समाज पार्टी पे वॉइस होगी। और आजाद समाज पार्टी के लिए भी अवसर है कि देश भर में जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग काम करते हैं, उनको, उनके साथ जब अन्याय होता तो उनकी आवाज कोई नहीं उठा। उन पर एक सशक्त आवाज होगी जो पार्लियामेंट में उनकी आवाज को उठाएगी, और देश भर में जहां भी कोई जुर्म जाती होगी उस पर सरकार से जवाब मांगे। जो बजट में हमारी हिस्सेदारी उस पर सरकार से सवाल करे। 75 साल में अगर पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, मैं देश भर में जाता हूं, लेकिन मैं जब नगीना घूम रहा हूं तो मैं महसूस कर रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, मुझे आपको बताना पड़ेगा, आज भी पक्के मकान नहीं बन पाए। जो मकान बने उनमें प्लस्तर नहीं है, और मैं घरों में अंदर जाके देखता हूँ आज भी चूल्हे पे रोटी पकानी पड़ती है। अच्छा खाना पीने की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको वो पढ़ना चाहती लेकिन नहीं पढ़ पाई क्योंकि पैसे की कमी कारण। बहुत सारे भाई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते नहीं पढ़ पाए, पैसे की कमी कारण। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो इनके अच्छे इलाज नहीं हो पा रहे हैं, पैसे की कमी कारण, जबकि ये सारी जिम्मेदारी सरकार की। इसलिए हम लोग टैक्स भरते हैं कि अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छे हॉस्पिटल बने। रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कई ऐसी समस्याएं जो बहुत करीबी, जैसे बाढ़ की समस्या, कटाव की समस्या, जैसे किसानों की फसल की समस्या, किसानों के साथ हो रहे उत्पीड़न की, आवारा पशुओं की। मैं बहुत देखता हूँ, नगीना में जाता हूँ, गली गली घूमता हूँ तो मुझे एहसास होता है जिस तरह सरकार के लोग पुलिस द्वारा कमजोरों का, मजलूमों के साथ उत्पीड़न करा रहे हैं। बहुत कुछ जानने का मौका जमीन पे जाके देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ तकलीफ है दिल में, तो बहुत सारे सपने हैं उनकी जिंदगी बदलने के, बहनों माओ को रोजगार देने के, नौजवान भाई को रोजगार देने के, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं उनकी मदद करने के, जो बहनें पढ़ना चाहती, भाई पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे अवसर, उनकी पढ़ाई के लिए उनके रास्ते आसान करने के बहुत सपने हैं। अच्छे मकान बनाने के, देने के, अच्छे खाने की सुविधा कराने के, जुल्म जाति दादागिरी से बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करने के बहुत सारे मन में सपने हैं कुछ करने के। उसके लिए हम लोग नगीना में काम कर रहे हैं। अभी मेरे पास पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा कंप्लेन आई पूरे देश भर से, और अभी तो मैंने मेन जो कंप्लेन का वो हमारा नंबर है वो चेक ही नहीं किया। मैं आपको धार्मिक आजादी के बारे में ये बात जरूर कहूंगा और इस बात पे आप गौर करें। भाजपा के लोग ये चिल्लाते हैं कि हम सारे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब के लोग हिंदू, और भारत की जातीय व्यवस्था में अपर कास्ट के लोग, ये सब लोग मिला के हिंदुओं को बार बार कहते हैं 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू। उनके हिंदुत्व का एक सच आप जान लो। अभी अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे देश में हर्षोल्लास उन्होंने मनवाया, कोई परमिशन नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सब लोगों ने, जो लोग उनमें आस्था रखते, सब लोगों ने अपने आयोजन किए। बहुत अच्छी बात है, करने चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास जो कंप्लेन है वो इस बात की, सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती
24 तारीख की। और आप ये महसूस किए प्रधानमंत्री जी भी हमारी वोटों को लेने के लिए, हमारे लोगों को दिखाने के लिए कि वो सतगुरु रविदास जी महाराज का कितना सम्मान करते हैं, वो भी बनारस जाएंगे, मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के साथ जाएंगे, बहुत सारे नेता भी जाएंगे। सम्मान कितना करते हैं इस बात को आप जान लीजिए। लोगों ने मुझसे कहा कि वो हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम जब गांव में हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं थे, तब गांव में गुरु घर नहीं था, हमने गुरु घर बनाया, अब हम शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, प्रभात फेरी निकालना चाहते हैं, नगर कीर्तन निकालना चाहते हैं, लेकिन सरकार परमिशन नहीं दे रही है। पुलिस के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कहते हैं नई परंपरा नहीं चलेगी। आप मुझे बताओ, आप रोज इनको पढ़ाते हो कि आप हिंदू हो, हिंदू हिंदू, लेकिन आज जब ये अपनी शोभा यात्रा निकालने के लिए सतगुरु रविदास जी की जिनमें प्रधानमंत्री भी आस्था रखने की बात करते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी आस्था रखने की बात करते हैं, उन्हीं सतगुरु रविदास जी की शोभा यात्रा आप ही की सरकार और आप ही के प्रशासन के लोग नहीं निकलने दे रहे। इस बात को हम किस तरह समझे? ये इस बात का उदाहरण है कि आपके लिए दलित पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, ये तभी हिंदू होते हैं जब चुनाव में आपको इनकी वोट की जरूरत होती है या आपको दिखावा करने की जरूरत होती है। 23 तारीख को जो सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग, वो 23 तारीख को अपने घरों के दीपक जरूर जलाएं और अपने परिवारों को, अपने बच्चों को महापुरुषों को पूजने की बजाय, उन पे दिया बत्ती अगरबत्ती करने की बजाय, उनको उनके विचारों को बताने का काम जरूर। ऐसा मेरा विश्वास है कि इस बार की जो जयंती का कार्यक्रम होगा, जो प्रकाश पर्व होगा, उस पर ऐसा प्रकाश होगा। और 23 तारीख को, 23 फरवरी, हम लोग ऐतिहासिक इस देश में मानवता के हित के लिए, समतामूलक समाज के लिए, इस देश को गम विहीन करने के लिए, कि किसी कोई गम ना हो, बेगमपुरा राज का भी संकल्प लेंगे। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक आपके पास कोई विजन नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप लक्ष्य पे नहीं बढ़ पाएंगे। इस देश में बेगमपुरा राज स्थापित हो। बेगमपुरा का मतलब किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी इंसान से मतलब नहीं है। ये एक विचार व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति खुशहाल होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, इनका यही सच है कि ये आपको रविदास जयंती पे शोभा यात्रा निकालने, प्रकाश पर्व मनाने की परमिशन भी नहीं देंगे। यही इनका सच है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से अगर बुद्धिस्ट, अगर क्रिश्चियन, अगर मुस्लिम, अगर जैन, अगर सिख और शेड्यूल कास्ट के लोग अगर अपनी धार्मिक आजादी का प्रयोग करना चाहते हैं, वो भी सरकार नहीं देती। इस देश में क्या ये गुलामी नहीं है क्या? पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा और आप सबके लिए मंगल कामनाएं करूंगा महापुरुषों से, और आपसे भी कहूंगा